छात्रों, मैं धनंजय कुमार आज़ाद, असिस्टेंट प्रोफेसर, नंदलाल सिंह कॉलेज, जैतपुर, दाऊदपुर, सारण। आज आप लोगों को रीजनल स्टडी ऑफ इंडिया के अंतर्गत जो कि बीए फर्स्ट पार्ट के सेकेंड पेपर का 5वां यूनिट का प्रश्न आज आप लोगों से डिस्कस करूंगा, जो कि सेकेंड पेपर जो कि रीजनल स्टडी ऑफ इंडिया है, जिसके अंतर्गत हम लोगों को 5वें यूनिट में बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, पाकिस्तान एवं श्रीलंका का अध्ययन करना है, जिसके तहत आज हम म्यांमार के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। छात्रों, म्यांमार, जिसका कि पूर्व का नाम बर्मा था, भारत की पूर्वी सीमा पर स्थित एक स्वतंत्र देश है। प्राकृतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भारत से संबंध रखने वाला यह देश ब्रिटेन के शासन से 1937 में स्वतंत्र हुआ। हालांकि वास्तविक रूप से इसको 4 जनवरी 1948 में आज़ादी मिली। यह देश एक बौद्ध धर्मावलंबियों का देश है। छात्रों, अगर इसका विस्तार देखा जाए, स्थिति और विस्तार, तो म्यांमार 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 18 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जबकि 92 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेके 101 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई 1920 किलोमीटर है। यह म्यांमार का मानचित्र है, जबकि पूरब से पश्चिम इसकी चौड़ाई 923 किलोमीटर है। इस देश की तट रेखा 2196 किलोमीटर लंबी है। म्यांमार का क्षेत्रफल 6,76,577 वर्ग किलोमीटर है। इस देश की अगर चौहद्दी के बारे में देखा जाए तो उत्तर में चीन तथा भारत, दक्षिण में अरब सागर, पूर्व में चीन, लाओस तथा थाईलैंड, जबकि पश्चिम में भारत स्थित है। इस प्रकार से यह देखा जाए तो भारत, इसके दो तरफ से भारत है। एक तो उत्तर में भी भारत है, जबकि पश्चिम में भी भारत है। म्यांमार भौगोलिक, आर्थिक और सामाजिक दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण स्थिति रखता है। उसकी अति विशिष्ट स्थिति वाला देश ही कहा जाता है। म्यांमार के बारे में यह कहा जाता है कि प्रथम यह देश है जो भारत एवं ऑस्ट्रेलिया के मध्य वायु परिवहन को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा यह देश स्थलीय सीमा भारत, थाईलैंड, लाओस, बांग्लादेश और चीन से मिलती है। इसके अलावा यह देश संसार के अन्य देशों के बीच जल मार्ग की एक कड़ी के रूप में काम करता है। अगर इसके भौगोलिक स्वरूप के बारे में देखा जाए तो इस देश में 52% हिस्सा पहाड़ी क्षेत्र है। इसको 3 स्पष्ट प्राकृतिक भूभागों में बांटा जाता है: पश्चिमी पर्वतीय भूभाग, मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश और पूर्व का पठारी प्रदेश। पश्चिमी पर्वतीय भूभाग यह हिमालय पर्वत श्रेणियों के अराकानकारायुमा तथा चीन पहाड़ियों का विस्तार है। यह उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में नेग्रेस अंतरीप तथा भारत बर्मा सीमा एवं म्यांमार के पश्चिमी किनारों तक फैला हुआ है। यह पर्वत श्रेणी मुर्दार अल्पाइन क्रम का ही हिस्सा है। ये पर्वत श्रेणियाँ उत्तर से दक्षिण की ओर क्रमशः ऊंचाई की ओर तथा सकरा लिए हुए है। इसकी सर्वोच्च शिखर सारामती 3828 मीटर है। अगर मध्यवर्ती मैदान भागों में देखा जाए तो म्यांमार के मध्यवर्ती भागों में इरावदी, चिंदविंद, सितांग नदियों का बृहत मैदान है। यह मैदान पूर्व में सान पठार और पश्चिम में अराकानकारायुमा के मध्य फैले हैं। इसकी प्रारंभिक स्थिति भूसन्नति जैसी थी, किंतु जलोढ़ के जमाव के कारण यह एक उपजाऊ मैदान में परिणत हो गया। पूर्वी पठारी भाग जो देखा जाए, बर्मा का यह पठारी भूभाग चीन के यूनान पठार का ही दक्षिणी अंग है। साल्विन नदी इस पठारी भागों को विलय करती है। इस कटे फटे पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई 900 मीटर है। यह क्षेत्र प्राचीन ग्रेनाइट, नीस तथा चूना युक्त पत्थरों से निर्मित है। भूगोलविदों का अनुमान है कि यहाँ राख के भंडार मिलते हैं, जो कि यहाँ पूर्व में फैले ज्वालामुखीय उद्गार को प्रमाणित करते हैं।
अगर म्यांमार की जलवायु के बारे में देखा जाए तो म्यांमार की जलवायु की दशाएं मानसूनी है। सर्दी, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु स्पष्ट रूप से यहाँ दिखती है। मानसूनी जलवायु और समुद्री संयुक्तता म्यांमार में अधिक वर्षा कराने में सहायक एवं महत्वपूर्ण है। म्यांमार में होने वाली वर्षा का अधिकांशतः भाग ग्रीष्म में दक्षिण पश्चिमी मानसून से प्राप्त होता है। वर्षा का स्थानिक वितरण भिन्न भिन्न स्थानों पर अलग अलग है। सर्वाधिक वर्षा डेल्टाई प्रदेश तथा उत्तरी एवं पश्चिमी पर्वतीय भूभागों में होती है। दक्षिण में स्थित डेल्टाई भाग में वार्षिक वर्षा का औसत 250 सेंटीमीटर से अधिक होता है। अगर प्राकृतिक वनस्पति के बारे में देखा जाए तो अधिक वर्षा एवं उच्च तापक्रम के कारण म्यांमार में गहन प्राकृतिक वनस्पति मिलती है। 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले भागों में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन मिलते हैं। इस देश की लगभग 4.20 करोड़ हेक्टेयर भूमि अथवा 52% भाग वन से आच्छादित है। जैसा कि सब जानते हैं कि वर्षा की विभिन्नता विभिन्न स्थानों पर अलग अलग होती है, उसी प्रकार प्राकृतिक वनस्पति में भी भिन्नता पाई जाती है। यहाँ अगर वन देखा जाए तो वन को भी लगभग 6 अलग अलग भागों में बांटा जाता है। जैसे 200 से ज़्यादा बारिश वाले क्षेत्र जहाँ की सदाबहार वन पाए जाते हैं, 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले वन जहाँ की पतझड़ प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती है जो ग्रीष्म ऋतु में अपना पत्ती गिरा देती हैं। इसके अलावा शान उच्च प्रदेश, शान का पठार जहाँ मिश्रित सवाना की घास तथा जंगल पाए जाते हैं। चौथा क्षेत्र जो प्राकृतिक वनस्पति का है वह इरावदी का शुष्क पेटी है जहां वार्षिक वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर होती है। इसके अलावा म्यांमार के सुदूर उत्तरी भाग में एक प्रकार की पहाड़ी वनस्पति पाई जाती है जो रोडोडेंड्रन, जो कि गुलाब की भांति होती है। फूलदार पौधा है। मैग्नोलिया जो कि फूल वाला एक प्रकार का वृक्ष है तथा मैपिल के वृक्ष के प्रधान रूप में मिलते हैं। इसमें फर तथा ऊंचे पाइन के वृक्ष भी जगह जगह पाए जाते हैं। इरावदी नदी के डेल्टाई क्षेत्रों में ज्वारीय वन भी पाए जाते हैं। अगर यहाँ कृषि के बारे में देखा जाए तो म्यांमार एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ का 67% जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्न है। म्यांमार का 68% से अधिक उत्पादन कृषि पर आश्रित है। कुल क्षेत्रफल का 15% हिस्सा कृषि के अंतर्गत है। देश की लगभग 27% भूमि कृषि योग्य है। कृषि योग्य भूमि का क्षेत्रफल 178 लाख हेक्टेयर है। पर्याप्त वर्षा के कारण सिंचाई की आवश्यकता कम होती है। देश के कुल 26% भागों पर कृषि योग्य भाग पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ 3 प्रकार की कृषि पाई जाती है: शुष्क कटिबंधीय कृषि, पर्वतीय कृषि और डेल्टाई कृषि। अगर शुष्क कटिबंधीय कृषि देखा जाए तो यह म्यांमार के मध्यवर्ती भागों में इरावदी के मध्य घाटी में स्थित है। यह म्यांमार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कृषि प्रदेश है। यहाँ छोटे छोटे तालाबों के द्वारा सिंचाई भी की जाती है। इस प्रदेश में 2 प्रकार की मिट्टी मिलती है: कपास की काली मिट्टी एवं क्षारीय मिट्टी। काली मिट्टी छिंदविन नदी के दोनों ओर इरावदी नदी के मध्य में स्थित सियोबो मैदान में पाई जाती है। क्षारीय मिट्टी अधिक वाष्पीकरण के फलस्वरूप उत्पन्न हुई है। यहाँ कपास प्रमुख फसल है। शुष्ककटिबंधीय क्षेत्रों में लगभग 2 मिलियन एकड़ में चावल का उत्पादन किया जाता है। अगर चावल और कपास के अलावा इस क्षेत्रों में मटर, ज्वार, तिलहन, मूंगफली जैसे फसलों का उत्पादन किया जाता है। पर्वतीय कृषि अगर देखा जाए तो यहाँ सीढ़ीनुमा खेती करके चावल की खेती की जाती है। नदी की घाटियों में कम जनसंख्या के कारण कृषि का लक्ष्य मात्र भोजन आपूर्ति तक ही सीमित है। इस क्षेत्रों में चावल, कपास, आलू एवं चाय की खेती प्रमुख है। डेल्टाई कृषि में जूट, रबर, आलू, रसदार फल एवं गन्ने की खेती की जाती है। अगर प्रमुख फसलें देखा जाए तो चावल, कपास, तिलहन, जूट, रबर, तंबाकू जैसे फसल जो हैं यहाँ प्रमुख रूप से उपजाए जाते हैं। इसके अलावा अन्य इस फसलों के अलावा मत्स्य पालन म्यांमार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। म्यांमार का भोजन में मत्स्य का हिस्सा बहुत महत्वपूर्ण है।
1920 किलोमीटर लंबी तट रेखा है। इसके अलावा गहरे सागर में मछलियाँ विस्तृत रूप से पाई जाती है। डेल्टाई क्षेत्रों में मत्स्य उत्पादन के लिए अनुकूल दशाएं उपलब्ध है। सरकार इस व्यवसाय पर काफ़ी काम कर रही है। म्यांमार सरकार मछली उत्पादन एवं प्रशिक्षण केंद्र, मछली का तेल निकालने जैसे काम और मछली मांस का प्लांट स्थापित कर रहे हैं। अगर म्यांमार के खनिज के बारे में देखा जाए तो यहाँ बहुमूल्य पत्थर, प्राकृतिक तेल, गैस, टीन, चांदी, सीसा के भंडार काफ़ी हैं। राष्ट्रीय आय में खनिजों का स्थान चावल के बाद दूसरा आता है। द्वितीय विश्व युद्ध में इस देश में तेल भंडार को दुश्मन की सेनाओं के द्वारा बहुत क्षति पहुंचाई गई थी। दूरसंचार एवं अन्य सुविधाओं को भारी क्षति का सामना करना पड़ा था। 1950 के पश्चात सरकार ने खनन उद्योग को बहुत प्रोत्साहित किया। म्यांमार में निजी खनन मालिकों को विदेशी पूंजी प्राप्त करने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई। पेट्रोलियम के यहाँ काफ़ी व्यापक भंडार है। तेल बड़े व्यावसायिक पैमाने पर खोज एवं शोधन कार्य जब किया जा रहा है। इसके अलावा दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में तेल निकालने का काम बर्मा ऑयल कंपनी करती है, जिसकी स्थापना ब्रिटिश शासन ने 1886 में ही की थी। इसके अलावा देखा जाए तो रत्न उत्पादन यहाँ का प्रमुख व्यवसाय है। अगर उद्योग के बारे में देखा जाए तो म्यांमार का उद्योग मुख्यतः कृषि आधारित उद्योग है, परंतु कृषि के अवकाश के दौरान अन्य उद्योग भी विकसित हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात तीव्र औद्योगिकरण की नीति अपनाई गई, जिसके अनुसार रंगून क्षेत्र में भारी उद्योगों की नींव पड़ी। इसके यहाँ कई कारखाने स्थापित हो गए। जूट उद्योग, यहाँ बोरे एवं रस्सियाँ बनाने के लिए रंगून के समीप ओकीन स्थान पर एक जूट फैक्ट्री लगाई गई, जिससे प्रति वर्ष 2.5 करोड़ जूट के बोरे तैयार होते हैं। इसके अलावा वस्त्र उद्योग, इस्पात उद्योग इस म्यांमार ही नहीं किसी भी देश के आर्थिक विकास को मापने का एक महत्वपूर्ण कसौटी है। इस दृष्टि से विचार किया जाए तो म्यांमार अभी बहुत पीछे है। यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि अगर म्यांमार का देश की गरीबी समाप्त करनी है तो इस देश के इस्पात उद्योग को बढ़ावा देना होगा। इसके अलावा अगर परिवहन के साधन के बारे में देखा जाए तो इस देश में मुख्यतः जल मार्ग, रेल मार्ग, सड़क परिवहन और वायु परिवहन, यद्यपि चारों परिवहन है, परंतु इस देश में जल मार्ग जो कि अन्य देशों के बीच यातायात में महत्वपूर्ण साधन है। रंगून से मांडले तक यहाँ एक जल मार्ग का विकास किया गया है, जबकि पिंगू से मर्तवान तक तथा मोलबिन के निकट नदी को पार करने हेतु नाव रेल चलती है। इसके अलावा यहाँ स्थित अन्य बंदरगाह जो हैं विश्व से व्यापार में होने वाले जहाज़ों के लिए एक पड़ाव का काम करते हैं। अगर म्यांमार की जनसंख्या देखी जाए तो 1990 में 416 लाख थी। यहाँ जनसंख्या का घनत्व 65 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। लोगों का ऐसा मानना है कि उत्तर से आने वाली आवासीय धाराओं के कारण यह क्षेत्र आबाद हुआ है। यह देश लोग मंगोलों का है। यहाँ बर्मी निवासी चाहे स्त्री या पुरुष हो चमकीले तथा महीन रेशम पसंद करते हैं। साधारणतः बर्मा के लोग स्वच्छ, ठठोल तथा खिलाड़ी होते हैं, परंतु वे कठिन कार्य करने वाले होते हैं। 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 3 नगर हैं, जिसमें रंगून, मांडवे और मोलमिन है। जनसंख्या मुख्यतः ग्रामीण है। यहाँ की 84% जनसंख्या बौद्ध अनुयायी है, शेष चीनी तथा भारतीय हैं। इस प्रकार देखा जाए तो म्यांमार में जो कि रंगून इसका सबसे प्रमुख नगर है। समुद्र तट से 38 किलोमीटर दूर इरावदी नदी की सहायक नदी रंगून पर स्थित यह नगर बर्मा की राजधानी भी है। रंगून नदी एक छोटी नहर द्वारा इरावदी से जुड़ी हुई है। पेंगू नदी भी इस स्थान पर आके मिलने के कारण यह कहा जाता है कि रंगून नगर पेंगू तथा रंगून नदी के संगम पर स्थित है। रंगून जल, थल तथा वायु मार्ग द्वारा देश के समस्त स्थानों से संपर्क सूत्र बनाए हुए है। रंगून की आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्रियाकलाप की त्रिवेणी है। इस नगर का डलहौजी पार्क तथा बौद्धों का स्वर्ण मंदिर देखने लायक है। इसमें अन्य शहर मांडले
मोलमीन इत्यादि है। इस प्रकार छात्रों देखा जाए तो म्यांमार जो है एशिया में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। भारत के पड़ोसी होने के साथ साथ यहाँ म्यांमार की बहुत सारी आर्थिक और सामाजिक निर्भरता जो है भारत पर निर्भर है, और सामरिक दृष्टिकोण से हमेशा म्यांमार जो है भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और म्यांमार के साथ भारत का पारंपरिक रिश्ता जो है हमेशा से ही सौहार्दपूर्ण वाले देश के रूप में रहा है। धन्यवाद।